नाज़रीन, क्या मुल्क की सियासत एक और यू टर्न का सामना करने जा रही है। पीपल्स पार्टी का रवैया बहुत से सवालों को जन्म दे रहा है। पहले अपोजिशन इत्तेहाद का इस्तीफा प्रोग्राम सबूताज किया। सेनेट इलेक्शन से पहले इस्तीफा देने की बजाय सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। अब खबरें सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी डील भी करने जा रही है। ये खबरें तो जराए दे रहे हैं, लेकिन हकायक और बयानात इन खबरों की तस्दीक भी कर रहे हैं। हालात ड्रामाई हो चुके हैं। कुछ दिन पहले जाहिर किए गए इरादे मुतज़लज़ल हो रहे हैं। हुआ यह कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के खिलाफ नैब ने तहकीकात की, तो उन्होंने नैब के खिलाफ सेनेट का फोरम इस्तेमाल किया और नैब के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान किया। आप लोगों को केस करने से पहले जलील करते हैं मीडिया में। नैब का नोटिस आता है, सबसे पहले मीडिया को दिया जाता है कि जी इसको चलाएं, जरा इसकी इज्जत उछालें, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन साहब ये नहीं चल सकता काम। ये अगर मैं नहीं रोक सका तो इस हाउस को रोकना पड़ेगा, आप लोगों को रोकना पड़ेगा। जब अपोजिशन ने तहरीक इस्तेहकाक की कार्रवाई के लिए सेनेट का इजलास बुलाया, तो इस इजलास से सलीम मांडवीवाला खुद भी गैर हाजिर रहे और पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर शरी रहमान ने भी शिरकत न की। जरा के मुताबिक जब लीगी सेनेटर्स ने पीपल्स पार्टी सेनेटर से इस गैर हाजिरी की वजह पूछी तो जवाब मिला क़यादत ने रोका है। और जब खुद सलीम मांडवीवाला से पूछा गया कि आपको किसी ने रोकने की कोशिश की, तो जवाब मिला, कहा गया है इस मसले का हल निकाल। आपसे कोशिश की है, आपको रोकने की कोशिश की है, हुकूमत की तरफ से किसी ने राब्ता की? देखिए, कोशिश तो नहीं होती, बस वो ये होता है कि जी आप बैठ के इस मसले का हल निकालें। अब बैठ के मसले का हल निकालने का मतलब ये है कि जी मैं कोई अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज करूं। सलीम मांडवीवाला के बयान से ये तो बात वाज़ेह हो चुकी है कि वो इन लोगों से राब्ते में हैं जो इन्हें मसले का हल निकालने के लिए कह रहे हैं। इससे काबिल हुकूमत के लिए एक मसला अपोजिशन के इस्तीफों का भी था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सियासी लड़ाई पार्लियामेंट में रहकर लड़ने का फैसला किया, तो हुकूमत का ये मसला भी हल हो गया। हम समझते हैं कि हमें इस हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए। जब पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों पर यू टर्न लिया, तो हुकूमत ने भी इसे अपोजिशन इत्तेहाद की शिकस्त कहा था। पीपल्स पार्टी के फैसले को अपोजिशन के ताबूत में आखिरी कील कहा गया। पीपल्स पार्टी जीत गई है, पीडीएम ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। पीपल्स पार्टी ने इनके घुटने टिका दिए हैं। पीपल्स पार्टी की इस नई पॉलिसी का इशारा पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने 27 दिसंबर को ही दे दिया था। कहा था हुकूमत को निकालने का तरीक़ाकार बदलना होगा, न बताया जाए कि हमने क्या करना है। एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है, कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। हो सकता है मैंने ये काम पहले किए हों। आसिफ जरदारी के इस बयान से कुछ दिन पहले तक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वजीर आजम को इस्तीफे के लिए डेडलाइन दे रहे थे और उन्होंने भी ये कहा था कि हुकूमत को घर भेजने के लिए सिंध हुकूमत की कुर्बानी देना पड़ी तो भी दे देंगे। अगर सिंध हुकूमत का और नेशनल असेंबली के कुर्बानी देना पड़े इस मुल्क में जमहूरियत के बहाली के लिए, इमरान और इनके सहूलतकारों को निकालने के लिए, पीछे हटाने के लिए, तो फिर हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इस दौरान ये खबरें भी आई कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने के मामले पर पसो पेश से काम ले रही है। 24 दिसंबर को रोज़नामा जंग में खबर छपी जिसकी सुर्खी थी अपोजिशन के इस्तीफों पर नई बहस छिड़ गई। इस खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन से पहले इस्तीफा देने के हक में नहीं है, ना वो ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट करना चाहती है। रोज़नामा जंग में ही सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने 23 दिसंबर 2020 को कॉलम लिखा, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी ये कोशिश करती रही कि पीडीएम इस्तीफों और इस्लामाबाद धरने का फैसला न करे। खबरें आती रही, लेकिन मीडिया और आवाम के सामने बिलावल भुट्टो यही कहते रहे कि वो इस्तीफे देने के हक में भी हैं और इस्तीफे भी देंगे। पीडीएम ने फैसला कर लिया है कि 31 दिसंबर तक सारे पार्टीज की क़यादत के पास इस्तीफा जमा होंगे और इस फैसले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है। मेरे पास धड़ाधड़ एक के बाद एक इस्तीफे पहुंच रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उस डेट से पहले मेरे जेब में सारे के सारे। नवंबर 2020 में भी बिलावल भुट्टो ने अपने एक बयान से नून लीगी कायद नवाज शरीफ से इख्तलाफ का तासुर दिया था। नवाज शरीफ ने अस्करी सरबराहान पर इल्जाम लगाए तो बिलावल भुट्टो ने कहा था नवाज शरीफ की जानिब से बराह रास्त नाम लेने से इन्हें धचका लगा। जब अपोजिशन
अपोजिशन का इत्तेहाद बना था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने तो इसी वक्त कह दिया था कि वो आसिफ जरदारी पर यकीन नहीं रखते। बाद में ख्वाजा आसिफ को अपनी पार्टी के दबाव पर इस बयान पर माफी भी मांगना पड़ी थी। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा से सवाल पूछा गया था कि क्या पीपल्स पार्टी कोई डील तो नहीं कर लेगी। तब भी उन्होंने वाज़े इनकार करने की बजाय बड़ा नपातुला सा जवाब दिया था। जिन कमर जमान कायरा ने तब वाज़े जवाब देने से इनकार किया था, आज उन्हीं से फिर पूछते हैं नाज़रीन कि क्या पीपल्स पार्टी ने कोई डील तो नहीं कर ली है। लेकिन इससे पहले बात करेंगे समान न्यूज़ के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट से। नईम अशरफ भट्ट साहब, शुक्रिया आपका। क्या एग्जैक्टली हुआ और क्या वजह नजर आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद इजलास बुलाया, ऑपोजिशन ने इजलास बुलाया, मामला भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा का ही था, यानी डिप्टी स्पीकर साहब का, और खुद ही गैर हाजिर है? अली भाई, तहरीक इस्तेहकाक तो उसका एक हिस्सा है। बेसिकली तो काफ़ी चीज़ों के लिए जो है ये राब्ते हो रहे हैं और बात हो सकता है कि किसी डील तक पहुंच जाए। अभी कह लें कि उसका आगाज़ हो चुका है। एतमाद, एक दूसरे की तरफ से एतमाद की बहाली का काम जारी है और उसमें कुछ लो दो जो है वो जारी हो चुका है। हुआ ये है कि बेसिकली डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवी वाला जो हैं, ये उनकी कोई डील या उनका कोई वो राब्ता उस तरह नहीं हुआ, बल्कि वो तो बड़ी पेस में जा रहे थे, ठीक जा रहे थे कि वो चेयरमैन नैब जो हैं वो भी उनको भी बुलाया जाएगा और वो अपनी तहरीक इस्तेहकाक या करारदाद जो भी है वो भी लेके आएंगे। और उन्हीं के कहने पे रिक्विजिशन पर साइन सारी अपोजिशन के सेनेटर्स ने किया, जिसकी वजह से इजलास बुलाया गया और फिर एजेंडे में वो शामिल था पहले रोज़। लेकिन हैरान कुन तौर पर उस रोज़ ना तो पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर शहरी रहमान मौजूद थी सेनेट में और वो ख़ुद भी नहीं थे, सलीम मांडवी वाला। फिर अगले दिन भी ऐसे हुआ। फिर उन्हें कुछ सेनेटर्स, लीगी सेनेटर्स जो हैं वो मिले और उन्होंने पूछा कि आप आए नहीं, हम तो बड़ी तैयारी से आए थे और ये तय था कि हम नैब को आड़े हाथों लेंगे, चेयरमैन नैब तक बात जाएगी और हम छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुझे रोक दिया गया है क़यादत की जानिब से। अब इस जवाब में सब कुछ है कि क़यादत जो है वो सब कुछ उधर से हो रहा है। क़यादत ने रोका उन्हें इसलिए कि अभी ठहरें, पहले मामला थोड़ा आपके लेवल तक तो हमें करने दे हल। जब वो 4 रोज़ हल हुए, फिर 5वें रोज़ वो सेनेट में आए, उन्होंने धुआंधार तकरीर भी की, नैब पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई, लेकिन उन्होंने क्लियर कह दिया कि मुझे अपना पर्सनल तो मसला है नहीं। हालांकि वो पर्सनली पहले चल रहा था। उन्होंने कहा वो मुझे कोई मसला नहीं है, इसलिए मैं तो वो उससे होता हूँ। और फिर वो सारी चीज़ें, फिर और ज़्यादा परेशान जो दूसरे सेनेटर्स थे, ख़ास तौर पे नून लीग के कुछ फजलुर रहमान जो हैं उनकी जमात के, कि ये हो क्या रहा है। फिर वो सारी चेकिंग की गई। तो एक आपको बता दूं कि एक पीपल्स पार्टी की सेनेटर जो हैं उनके बारे में ये इतलात हैं कि वो काफ़ी मुलाकातें कर रही हैं और ये भी मैं आपको खबर दे दूं कि उन्हीं की मुलाकातों की वजह से ही जो हैं वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर नाराज़ हुए थे और उनका यही कहना था कि एक तरफ तो हम बहुत बड़ा नारे लगा रहे हैं, पीडीएम, वोट को इज़्ज़त और इस तरह की बातें, जमहूरियत, दूसरी तरफ वो सेनेटर साहबा या साहब जो हैं वो मुलाकातें भी कर रहे हैं। तो उससे ही मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर नाराज़ हुए थे। ये खबर आपके प्रोग्राम की जीनत बन चुकी है अली। अच्छा, दूसरा फिर इसका मतलब मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर की नाराज़गी की असल वजह ये है और वो नाराज़गी उन्होंने जाहिर भी की है चेयरमैन पीपल्स पार्टी को। उन्होंने बताया कि ये क्या कर रहे हैं। जी जाहिर किया तो रिजाइन भी कर दिया था, जो तर्जुमानी से इस्तीफा दिया बाद में हुआ। जी तर्जुमानी का ही कह रहा हूँ। फिर वो ज़ाहिर एक्सेप्ट, मुझे पता था कि इम्कान यही था कि एक्सेप्ट नहीं होगा, नहीं हुआ, उन्होंने उनको राज़ी कर लिया। लेकिन वो जज्बाती होकर इसीलिए हुए थे क्योंकि उन्होंने कहा कि एक तरफ ये भी चीज़ें चल रही हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं और दूसरी तरफ हम जो हैं वो बहुत तेज़ भी जा रहे हैं और पीडीएम वगैरह ये भी चीज़ें चल रही हैं। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये मामला 2-4 दिनों का नहीं है, लंबी कहानी है और ये सिर्फ डिप्टी चेयरमैन या चेयरमैन सेनेट जो हैं उनकी तहरीक इस्तेहकाक या चेयरमैन नैब के खिलाफ, ये सिर्फ ये एक उसका हिस्सा है। मामला तो उससे पहले चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। और पीपल्स पार्टी को आप देख लें, स्टेप वाइज देखें, APC से शुरू हो जाएं और उनका हर मौके पे देख लें कि उन्होंने क्या किया।
पहले दिन उन्होंने कह दिया कि रेजिग्नेशन पर रिजर्वेशन APC में कहा, फिर बाद में जो नाम लेने शुरू किए मियाँ साहब ने, और मरियम नवाज बड़ा तेज चल रही थी, बिलावल भुट्टो ने कह दिया नहीं भाई ये तो हमारा तय नहीं था, आपने बहुत गलत किया, उधर हो गया। फिर उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन का आ गया, उनका हमने लड़ने हैं ज़िमनी इलेक्शन, हम तो छोड़ेंगे नहीं किसी कोई मैदान खाली। अब नून लीग भी फिर उनकी मान रही है। तो मामला जो है वो बड़े क्लियर चल रहे हैं, लेकिन हाँ अभी ये एतमाद चल रहा है लो दो का, अभी वो चीज़ें तय मुकम्मल होनी है बहुत सारी, क्योंकि बीच में पेचीदगियाँ बहुत हैं। और इसी तरह पीछे 1 साल पहले चले जाएं तो मियाँ साहब से भी बहुत पेचीदगियाँ थी, लेकिन मियाँ साहब बाहर चले गए, वो तो मुजरम करार दे चुके थे, उनको अदालत दे चुकी थी, वो जेल में थे और वो चले गए। अभी जरदारी साहब या किसी को तो अभी उस तरह सज़ा भी नहीं है, वो मुल्ज़म ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर मामला जो है मियाँ साहब का देखें तो वो तो प्लेटलेट कम हुए हैं, वो चले गए हैं, अब प्लेटलेट का भी पता नहीं है और ना कोई चेकिंग हो रही है, आराम से वो रह रहे हैं, सियासत भी कर रहे हैं। ठीक है भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तरह तफसीलात से आगाह किया। तो अब कायरा साहब से पूछते हैं कि मुलाकातें हो क्यों रही हैं। कायरा साहब शुक्रिया आपके वक्त का। सर PDM के फोरम पे, प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आप ललकारते हैं हुकूमत को, यहाँ पे खबरें आ रही हैं कि आप खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, इस्तेहकाक की तहरीक लाते हैं तो वहां से गायब हो जाते हैं। सर दोहरा मयार नहीं है ये? अरे हैदर, मुझे नहीं पता आप किस खबर का जिक्र कर रहे हैं। अगर कोई सेनेट के हवाले से बात आप कर रहे हैं और कोई सेनेटर्स की बात हुई है तो बेहतर है कि आप सेनेट के किसी मेंबर से सब इसका पूछे। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, और क्योंकि मैं सेनेट का हिस्सा हूं नहीं, लिहाजा उनकी अपडेटेड खबर मेरे पास नहीं होती। कायरा साहब सर आप पार्टी ओहदेदार हैं, सीनियर ओहदेदार हैं, अगर आपसे चीजें छुपी हुई हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। सर आपको नहीं पता, आपको मैं स्याको सबाक आपको बता देता हूं सर। इसका इस तरीके इस्तेहकाक पेश होना थी सेनेट में, ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पे बुलाई गई, इजलास बुलाया गया, ऑपोजिशन के अपने लोग यानी आपकी पार्टी के 2 अहम लोग वो आए नहीं, श्री रहमान साहबा नहीं आई, मांगने वाला ये लोग ही नहीं थे सर। तो जब ये लोग नहीं थे तो ख्याल तो फिर इसको तकवीयत मिली कि आप कहीं बैकडोर किसी से राब्ते कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपने बिल्कुल ऐन मौके पे आके अपनी ही पार्टी के कुछ लोग आपके जो हैं वो शायद वो गैर हाजिर जानबूझ के हुए या कर दिए गए। मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूं कि ना इसकी मैं तस्दीक कर सकता हूं ना तरदीद कर सकता हूं। हाँ, इतनी बात की मैं जरूर आपको कह सकता हूं कि इस तरह की कोई खबर नहीं होगी कि पीपल्स पार्टी ने किसी बारगेन के नतीजे में, किसी मफाहमत के नतीजे में कोई अपनी तरीके इस्तेहकाक वापस ली हो। लेकिन मेरे पास नॉलेज नहीं है, इसके लिए ज्यादा जरूरी है कि आप सेनेट के किसी मेंबर से पूछ ले तो वो आपको ज्यादा बेहतर बता सकेगा। तो कायरा साहब आपकी कोई अपनी जमात का कोई मैकेनिज्म, कोई आपका चेयरमैन, कोई पार्टी डिसिप्लिन नहीं है? कोई पूछेगा नहीं इनसे कि भाई आप लोग कहां थे? आज इतनी इंपॉर्टेंट जो है वो तारीख पेश होनी थी, हमने खुद ऑपोजिशन ने कह के बुलवाया इजलास और आप लोग गायब थे। ये कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है आपकी पार्टी में कि पूछा जाए इनसे? देखिए, मैं फिर आप गुजारिश करूंगा कि यकीनन पार्टी के अंदर अगर कोई सीरियस कंसर्न हुआ तो बात जरूर होती है इस पे, लेकिन क्योंकि मैं उस फोरम का हिस्सा हूं नहीं, उसके डे टू डे अफेयर्स का मुझे पता नहीं, पॉलिसी के हद तक तो मुझे पता हो सकता है। आज अगर कोई इशू हुआ तो मैं हर वक्त तो उसके बारे में अपडेटेड नहीं होता, लिहाजा मुझे उसकी डिटेल का नहीं पता। अच्छा कायरा साहब, मुझे सर ये बताएं कि अगर आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अगर फर्ज कीजिए राब्ता आपसे किया जाता है, क्योंकि माजी में ऐसा हो चुका है कि आपने इस्तीफे ना देने का फैसला सेनेट से और पार्लियामेंट से इस्तीफे ना देने का फैसला तनहा आपने लिया, बाद में पीडीएम को इन्फॉर्म किया और वो इल्जाम आप पे है, आपने किसी के कहने पे किया। खैर, अगर आपसे दोबारा राब्ता किया जाता है तो क्या आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे? फिर देखिए, अगर तो ऐवान के अंदर कोई बात हुई है या होती है या कोई सेनेट के अंदर, तो उसके लिए तो पार्लियामेंट्री फोरम के अंदर बातें होती रहती हैं, वो एक और इशू है। एक है हमारी तहरीक के हवाले से, पीपल्स पार्टी और पीडीएम की बाकी जमातों के रिश्ते के हवाले से, उस हवाले से मुज़ाकरात का कोई रास्ता नहीं खुला, वो बंद है। लेकिन बाकी अगर पार्लियामेंट्री फोरम के ऊपर बात होती है तो उससे इनकार तो नहीं किया जा सकते। मेरा ख्याल है उसमें तो हर्ज नहीं होगा। ठीक हो गया। अब कायरा साहब आखिरी सवाल, मैं पहले सवाल का हिस्सा ही है ये आखिरी सवाल, मैं दोबारा अर्ज करता हूं। पहले आपने इस्तीफे ना देने का फैसला अकेले लिया, अब भी आप कुछ फैसले, जो कि देखिए आपके अपने लोग गैर हाजिर रहे, ये फैसला भी आपने लिया, अब कुछ फैसले दोबारा आपकी जमात अकेले ले सकती है, क्योंकि पीडीएम में जो नून लीग है
उसका आप पे ट्रस्ट डेफिसिट पहले भी था, अभी भी है, और उसकी वजह आप खुद ही हैं। तो क्या दोबारा आप अकेले फैसले लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं था। वो फैसला भी जो हमने किया उसमें बेसिकली इशू ये था कि सेनेट के इलेक्शन को रोका जाए। तो हमने कहा जी सेनेट का इलेक्शन रुकता नहीं है इस्तीफे दे देने से, और हम सेनेट के इलेक्शन को रोके को बड़ी कामयाबी भी हासिल नहीं कर रहे। अगर हम रोक भी पाए तो उससे कोई बड़ा फैसला या बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। लिहाजा उस पर हमारी एक टेक्निकल पोजीशन थी कि सेनेट का इलेक्शन रुकेगा भी नहीं, और इस्तीफों के ऊपर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था है। जो एलामिया लिखा हुआ है हमारा 26 पॉइंट्स का, उसमें और हमारा जो एक्शन पॉइंट्स हैं उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे तय है कि हम सारे इक़दामात उठाएंगे, जल्द से जुलूस, रैलियां, दबाव बढ़ाएंगे, मार्च करेंगे, अदम एतमाद की तहरीक, अदालतों से रास्ता, और फिर हतमी तौर पे अगर हमें इस्तीफे देने का भी लास्ट ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ा तो वो भी करेंगे। लिहाजा हमने कहा कि जी बाकी सारे अमल जो हैं वो मुकम्मल करने चाहिए, और एक फिजा बना के, माहौल बना के इस्तीफों का ऑप्शन उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए जब ये हतमी तौर पे फैसला कुन अपना रोल अदा कर सके। कमर ज़मान कार साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़ेंगे नाजरीन। आलमी दहशतगर्द तंजीम का खौफनाक एजेंडा बेनकाब हो रहा है। तालीम याफ्ता जहनों को गुमराह किया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज के तलबा दहशतगर्दों के आला कार बन रहे हैं। नौजवान डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जैसे अफराद इस तंजीम में शामिल हो रहे हैं। आज एक और यूनिवर्सिटी तालिब इल्म पर दाइश से कुर्बत का इंकशाफ सामने आया। CTD ने इंकशाफ किया है कि कराची की NED यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म दहशतगर्द गिरोह दाइश के लिए फंड जमा करता रहा है। CTD जराये के मुताबिक डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट में NED यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म उमर बिन खालिद और इसके साथियों के खिलाफ शवाहिद मिल गए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुकदमे में भी दर्ज कर लिया गया है। CTD जराये का कहना है कि उमर बिन खालिद को गुज़िश्ता साल दिसंबर में कराची के इलाके तारिक रोड से हिरासत में लिया गया था, जिस बाद में अदम सबूत की वजह से जमानत पर रिहा कर दिया गया। CTD इल्जामात के मुताबिक मुलजिम उमर शाम और पाकिस्तान में मौजूद दाइश के दहशतगर्दों और उनकी फैमिली से राब्ते में था और मुख्तलिफ ज़राए से दाइश के लिए फंडिंग करता था, और यह फंडिंग मुमकिना तौर पर शाम और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रही थी। दूसरी जानिब तालिब इल्म उमर के अहले खाना का कहना है कि उनका बेटा मासूम है और वो उस वक्त भी लापता है। सिंध हाई कोर्ट में मुलजिम उमर की वालदा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मोहम्मद उमर को 17 दिसंबर को उठाया गया। पुलिस मोबाइल की फुटेज कैमरों में महफूज है। उमर की बाजियाबी की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने महकमा दाखिला, DG रेंजर्स, IG सिंध, SSP CTD, SSP CIA, SHO फिरोजाबाद और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। NED के तालिब इल्म उमर का दाइश से कोई ताल्लुक है या नहीं, हकीकत जल्द ही सामने आ जाएगी, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश पाकिस्तान में अपने पंजे गाड़ चुकी है और गाड़ रही है। और खौफनाक बात यह है कि पढ़े लिखे आला तालीम याफ्ता नौजवान इस चुंगल में फंसे जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज के ज़ेरे तालीम तालिब इल्मों से लेकर फारिगुल तहसील तलबा तक कई अफराद का नाम दाइश की दहशतगर्दी कार्रवाइयों में सामने आ चुका है। गुज़िश्ता दिनों कराची के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2013 में पाक बहरिया के अफसर को कत्ल करने वाले 2 दहशतगर्दों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इनमें से एक मुलजिम साद अजीज वही शख्स था जो IBA का ग्रेजुएट और सानह सफूरा का मास्टरमाइंड था। 2015 में कराची में दाइश ने नौजवान दहशतगर्दों ने इस्माइली बरादरी के 46 अफराद को कत्ल किया। इनमें ज्यादातर मुलजिमान आला तालीम याफ्ता। सबसे अहम गिरफ्तारी जो भी चंद रोज पहले की गई है उसमें आदिल मसूद भट्ट एक आला तालीम याफ्ता शख्स है। इसने सेंट पैट्रिक कॉलेज स्कूल और सेंट पॉल से तालीम हासिल की और आला तालीम के लिए 1987 में अमेरिका चले गए। सफूरा गोट के इस अलमनाक सानहे में मुलव्विस साद अजीज नामी दहशतगर्द IBA कराची का ग्रेजुएट था, लेकिन ये पटरी से उतर गया और दहशतगर्दी का लिटरेचर बनाने का माहिर बन गया। इसी सानहे के एक और मुलजिम हाफिज नासिर ने कराची यूनिवर्सिटी से MA किया हुआ था। मुलजिम अजहर इशरत सर सैयद यूनिवर्सिटी से इंजीनियर बनकर निकला था, लेकिन दाइश के हत्थे चढ़ गया और बम बनाने लग गया। सानह सफूरा के ये सभी मुलजिमान इंसानी हुकूक की कारकुन सबीन महमूद के कत्ल में भी मुलव्विस थे।
अजीज BBA इसने पास किया है, IBA कराची। मास्टरमाइंड है सबीन महमूद, उसमें मेन आदमी मास्टरमाइंड ये आदमी है सादमंद। अप्रैल 2017 में लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक तालिबा भी दाइश में शामिल हुई थी। इसे लाहौर में एक खुदकुश धमाके के लिए तैयार किया गया, लेकिन इससे पहले ही वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की पकड़ में DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि ये बच्ची दहशतगर्द नहीं थी, लेकिन दहशतगर्द बनने जा रही थी। औरीन और सात अजीज की तरह पाकिस्तान के आला तालीम याफ्ता नौजवान दाइश का शिकार हो रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही दाइश का असल हथियार नौजवान ही हैं। और इन नौजवानों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। नए अरकान भर्ती करने के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए जाते हैं। नफरत अंगेज लिटरेचर के जरिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जाती है और मजहब के नाम पर नौजवानों को दहशतगर्दी की तरगीब दी जाती है। 3 माह कबल ही जर्मन पुलिस ने दाइश की रुकन साजी के मुहिम चलाने वाले एक 18 साल नौजवान को गिरफ्तार किया था, जबकि गुज़िश्ता बरस अप्रैल में अफगान फोर्सेस ने भी काबुल में दाइश के 6 अरकान को गिरफ्तार किया, जिन्होंने बाद में नए अरकान की भर्ती के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने का एतराफ़ किया। मिस्र के सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक ट्विटर पे दाइश की सरगर्मियों में मुलव्विस 60% अफराद की उम्र 13 से 34 साल तक है, जबकि दाइश के पेजेस को फॉलो करने वाले अफराद की तादाद 90 लाख से भी ज्यादा है। जबकि एक साल में दाइश की रुकन साजी के लिए 46,000 नए अकाउंट्स बनाए गए थे, जबकि दाइश से मुतालिक 5 लाख से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक किए जा चुके हैं। दाइश का फितना बढ़ रहा है। पाकिस्तान में तबाही फैलाने के लिए मुनज़्ज़म हो रहा है। पड़ोसी मुल्क की पुश्तपनाही से पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां की जा रही हैं। चंद रोज कबल हजारा बरादरी के 11 अफराद के कत्ल की जिम्मेदारी भी दाइश ने ही कबूल की थी। पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी का खदशा मंडला रहा है और खास तौर पर कराची इसका मुमकिना निशाना हो सकता है। इसलिए गुज़िश्ता रात अचानक शहर कायद में अचानक सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पुलिस की भारी नफरी जगह जगह तैनात कर दी गई। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि दहशतगर्द शहर में किसी बड़ी दहशतगर्दी का मनसूबाबंदी कर रहे हैं। मुल्क में दहशतगर्दी कमजोर हो रही है लेकिन खत्म नहीं हुई। अभी तक इसकी जड़ें मौजूद हैं। पढ़े लिखे मासूम शहरी इस फितने का शिकार हो रहे हैं। आला तालीम याफ्ता जहन इससे मुतासर हो रहे हैं। और अहम सवाल यह है कि आखिर इतने तालीम याफ्ता होने के बावजूद ये अफराद दहशतगर्द तंजीमों की जानिब माइल क्यों और कैसे हो जाते हैं, इस पर बात करेंगे। समा न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर मजीद के बाद तफसीलात है। आमिर, क्या सूरत हाल है कि ये कैसे इंडक्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज के पढ़े लिखे लड़कों को? और ये बताइएगा जो लड़का पकड़ा गया है अभी, उमर बिन खालिद, इसके हवाले से अपडेट क्या है? जी बिल्कुल अली, सानिया मच के बाद दाइश के नेटवर्क पर ना सिर्फ कराची बल्कि बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान में जो नेटवर्क था दाइश का, उसके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ जारी थी, उस पर दोबारा से असर नो जो है वो जायज़ा लिया गया। इसी सिलसिले में कराची में अगस्त 2020 में उमर बिन खालिद के नाम से एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया और उस पर इल्ज़ाम ये था कि वो दाइश के लिए सीरिया और पाकिस्तान में जो उनके कारिंदे हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए जो है वो फंडिंग करता था। CTD के पास जो है वो इतने जो सबूत नहीं थे, जिसके बिना पर उमर बिन खालिद को जो है वो बेल मिल गई और वो बेल मिलने के बाद फ़रार हो गया। लेकिन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पास उमर बिन खालिद के 2 मोबाइल फ़ोन थे। ये एक डिजिटल एविडेंस था जिनका जो है वो एनालिसिस करवाया गया, डिजिटल एनालिसिस करवाया गया, जिसकी बुनियाद पर यह साबित हो गया कि उमर बिन खालिद ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सीरिया में जो दाइश के नेटवर्क हैं और जो उनके कारिंदे हैं और उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए फंडिंग जो है वो जमा करता रहा। अब मुकदमा दर्ज कर लिया है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने और भी इंकशाफात सामने आए हैं, जिसमें इनके 3 साथी, जिसमें जुनैद, अवैस और ज़िया, इनके नाम बताए जा रहे हैं, वो भी सामने आए हैं। उनका जो मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें भी इनका जो नाम है वो शामिल कर लिया गया है। कराची में सबसे पहले जो सामने आया दाइश की फंडिंग या दाइश के लिए काम करने वाले जो नौजवानों की जो फहरिस्त तैयार की गई और जो उस पर रिसर्च की गई, तो सबसे पहले मालूम हुआ कि एक निजी तालीमी यूनिवर्सिटी है जिसमें के कुछ जो तालिब इल्म हैं वो दाइश की जो फंडिंग है और दाइश की जो लिटरेचर है उसकी तैयारी में
जो है वो मुलविस पाए गए। ये वाक़या जो इस्माइली जो हमारी कम्युनिटी है उनके जो अफराद है उनके कत्ले आम के दौरान 2015 में जो है वो सामने आया और इस पर काफ़ी काम हुआ, तो मालूम पड़ा कि ना सिर्फ उस निजी तालीमी यूनिवर्सिटी बल्कि इसके अलावा जो जामियात हैं ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, उसमें एक मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद है दाइश का। जो तालिबे इल्म हैं वहाँ पर जो उनका लिटरेचर है, जो जिहादी लिटरेचर है, उनकी तैयारी के लिए जो है वो काम करते हैं। इसके अलावा ब्रेन वॉशिंग के लिए भी वहाँ से पढ़ने वाले जो नौजवान हैं, क्योंकि तालीम याफ्ता होते हैं, हर किस्म की जो है वो सोच विचार रखते हैं, रेशनल दे सकते हैं, रीजनिंग दे सकते हैं, लॉजिक दे सकते हैं, इसलिए दाइश ने उनको हायर किया हुआ और वो वहाँ पर जो दीगर तालिबे इल्म हैं उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। तो उमर बिन खालिद के हवाले से अभी जो है वो तफसीलात आई हैं कि उनका भी जो ताल्लुक़ है, उनका भी ज़माना तालिबे इल्मी से जो है वो दाइश के साथ उनके नेटवर्क के हवा और दाइश के नेटवर्क के साथ उनके मुंसलिक होने की जो तस्दीक है वो हुई है। अब अच्छा, तो आमिर ये बताइएगा कि पेनिट्रेशन के इस तरीक़ाकार को जिसमें पढ़े लिखे लोग हायर किए जाते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है, इसको रोकने का तरीका भी मुख्तलिफ होना चाहिए, यकीनी तौर पर जदीद होना चाहिए। तो पुलिस ने क्या तरीका इख्तियार किया है, किस तरह से रोका जाएगा इनको? जी बिल्कुल अली, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। 2015 में जब इस्माइली अफराद की जो कम्युनिटी उनके पर जब हमला किया गया, उनके जो अफराद थे उनको जो है वो कत्ल किया गया, तो उस वक्त जामियात पर जो है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने एक कड़ी नज़र रखी और जितनी भी जामियात थी, चाहे वो सरकारी जामियात हों चाहे वो निजी जामियात हों, वहाँ पर ना सिर्फ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बल्कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पुलिस की एक बाकायदा कमेटी के बारे में अनाउंस किया गया था। और जो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की सरबराही में वो कमेटी मुख्तलिफ जामियात का उन्होंने विजिट भी किया था, वहाँ पर अपने लोग भी नॉमिनेट किए थे और उनसे जो है वो जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया थी उनसे जो है वो गुजारिश भी की थी, ख़ास तौर पर वो तालिबे इल्म जो मुख्तलिफ तलबा एसोसिएशंस का हिस्सा हैं उनके कवायद भी जमा किए गए थे और वो तालिबे इल्म जिन पर शक था, जो जिनकी सरगर्मियाँ मशकूक थी, उनके भी कवायद जमा किए गए थे। लेकिन उसके बाद इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई और वक्त गुजरता गया, जैसे ही दहशतगर्दी के वाक़यात ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान में कम होते गए तो तवज्जो जो है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और अब जो कमेटियाँ बनाई गई थी, जो सरकारी और निजी जामियात पर नज़र रखे हुए थी, वो भी गैर फ़ाइल हो गई हैं। लेकिन ये अब जो नए केसेस आए हैं, दाइश के जो नए अटैक सामने आए, इसके बाद दोबारा से जो ये दाइश का जो नेटवर्क है, ख़ास तौर पर तालीमी इदारों में जो दाइश का नेटवर्क है, उस पर दोबारा से काम तेज़ कर दिया गया है। जी ठीक है आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आपने हमें आगाह किया। एक वक्फा लेते नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म साहब बैठे अपनी काबीना के साथ और इदारों में इस्लाहात लाने की कारकर्दगी पर अपनी मायूसी का इजहार किया। खबर यह भी है कि वज़रा को कारकर्दगी बेहतर बनाने की तलकीन भी की। इस पूरे इजलास की कहानी भी आपको बताएंगे और हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी, उनसे बात करेंगे वक्फे के बाद। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान रेलवे में तो ऐसा तारीखी काम करूंगा कि मेरे मरने के बाद भी शेख रशीद का नाम जिंदा रहेगा। पाकिस्तान रेलवे मिसाइल बना सकता है जी, दूर मार मिसाइल बना सकता है, इतनी इसमें सलाहियत है। रेलवे जो है अपनी जिंदगी का पहला सफर अंग्रेज के बाद इमरान खान के दौर में जारी करने जा रहा है। अगर मैं नफा न ला सका और अगर खसारा न कम कर सका, मैं इमरान खान को कहूंगा कि मुझे किसी और वजारत में भेज दे। नाज़रीन, ये थे शेख रशीद साहब के दावे, ये थे हुकूमत के नारे और वादे जो हकीकत नहीं बन सके क्योंकि असासे कम हो गए, खसारा बढ़ चुका, हादसात भी बढ़े और PTI के दौरे हुकूमत ने पाकिस्तान रेलवे पर जो गुजरी है, रेलवे सालाना रिपोर्ट ने सारी तफसीलात कौम के सामने रख दी है। गुज़िश्ता माली साल के रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में रेलवे का खसारा 35 अरब से बढ़कर 46 अरब रुपए हो गया। हालांकि 1.5 साल पहले वज़ीर आज़म ने रेलवे का खसारा कम करने पर वज़ीर रेलवे शेख रशीद की तारीफ की थी। 36 अरब से आपने खसारा रेलवे का 32 अरब पे लेके आए और ये अभी 10 महीने हुए हैं।
लेकिन इमरान खान की तारीफ से सूरत हाल में मजीद बेहतरी के बजाय खसारा दोबारा बढ़ गया। गुज़िश्ता 5 साल की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे के असासों में इजाफे की बजाय हर साल कमी हुई है। 5 साल पहले रेलवे के पास 484 इंजन थे, जो अब कम होकर 472 रह गए हैं। 2015 में मुसाफिर कोचेस की तादाद 1511 थी, जो इस वक्त कम होकर 1378 रह गई। 5 साल पहले रेलवे के पास माल गाड़ियों के 16,843 डब्बे थे, जो कम होकर 14,327 रह गए हैं। शेख रशीद के दौर में रेलवे के असासे तो कम हुए, लेकिन एक चीज बड़ी है और वो है हादसात, और इन हादसात में होने वाली अमवात। मौजूदा हुकूमत के गुज़िश्ता 2.5 वर्षों में छोटे बड़े 427 हादसात हुए, जिनमें 229 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 255 जख्मी हुए। ये नहीं, कौम को 1 करोड़ नौकरियां देने वाली सरकार के दौर में रेलवे से 13,000 मुलाजमीन का बोझ भी कम हुआ। 5 साल पहले रेलवे के पास 80,804 मुलाजिम थे, जिनकी तादाद कम होकर 67,627 हो गई। इस रिपोर्ट के तनाजुर में साबिक वजीर रेलवे साद रफीक की बात सच लगती है कि उनका कहना था, हमने रेलवे को बड़ी मेहनत के बाद खड़ा किया था, लेकिन इस हुकूमत ने रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया। जिस रेलवे को मैंने 5 साल मेहनत करके अपने साथियों समेत बहरान से निकाला था, उसको बर्बाद कर दिया। महकमा रेलवे की रिपोर्ट पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी का हाल बता रही है। शेख रशीद के सारे दादों और नारों की गूंज इस रिपोर्ट में गुम होती नजर आ रही है। अदम कारकर्दगी का मामला सिर्फ रेलवे रिपोर्ट तक ही महदूद नहीं, बल्कि इस हवाले से खुद हुकूमत में भी तशवीश पाई जाती है। इदारा जाती इस्लाहात न होने की वजह से हुकूमत खुद परेशान है, और आज वफाकी काबीना के इजलास में भी इस बारे में बात हुई। वज़ीर आज़म के मुशीर इशरत हुसैन ने काबीना को इदारों में इस्लाहात से मुतालिक ब्रीफिंग दी, जिस पर वज़ीर आज़म ने अदम इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि 2 साल गुजरने के बावजूद इदारों और गवर्नेंस में इस्लाहात नहीं आ सकी। जंग अखबार की खबर के मुताबिक गवर्नेंस में इस्लाहात न लाने जाने का मामले पर काबीना अरकान भी बोल पड़े हैं और इस्तफसार किया कि इस्लाहात के लिए अब तक क्या किया गया, क्या उनका एहतसाब होगा। वज़ीर आज़म ने वज़रा को एक बार फिर हिदायत की कि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं और मीडिया के सामने इन्हें दुरुस्त अंदाज में पेश करें। गवर्नेंस के मामलात मुसलसल खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, रेलवे की सूरत हाल हो या फिर इदारा जाती इस्लाहात ताखीर का शिकार है। कारकर्दगी दिखाने के लिए हुकूमत के पास क्या हिकमत अमली है, बात करेंगे कि पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे जनाब फारूक हबीब साहब से। फारूक साहब, शुक्रिया। सर, मैं रेलवे पे तो आता हूँ, डेफिनेटली आपका डिपार्टमेंट है, मगर इस्लाहात आपका एजेंडा, आपका नारा, आपका मंशूर था। आज 2.5 साल के बाद उसी पर बात हो रही है, उसी पे प्राइम मिनिस्टर साहब मायूसी का इजहार कर रहे हैं कि इस्लाहात नहीं ला सके हम। अली पहले मेरे ख्याल में आपने क्योंकि शुरू रेलवे से किया है तो रेलवे पे बात कर लेते हैं, फिर उस पे भी आ जाते हैं जैसे आप कहेंगे। ठीक है, देखिए बात ये है कि आपने बिल्कुल एक मंजरनामा पेश किया। आपने ख्वाजा साद रफीक साहब का बयान चलाया। उसी बयान से पहले आपने ये कहा कि 5 साल से रेलवे जो है वो खसारे में ही आती जा रही है। तो भाई मेरे, हमें तो 2.5 साल हुए आए हुए, वो पिछले 2.5 साल तो उसी ख्वाजा साद रफीक के हिस्से के हैं जो कह रहा था मैं रेलवे को बड़ी मेहनत से खड़ा करके गया हूँ। खड़ा करके जाते तो फिर खसारे से बाहर निकाला होता ना उन्होंने। दूसरी, जो आप बार बार खसारे की बात करते हैं, तो रेलवे को डिटेल में समझने की भी जरूरत है। रिपोर्ट के चंद हिस्से ना समझें, आप ये समझें कि रेलवे का 30 अरब रुपया सालाना भाई मेरे पेंशन में जाता है, 35 अरब रुपया तनख्वाहों में जाता है, 65 अरब रुपया तो सीधा सीधा ये है। उसके अलावा आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट अलग है, मेंटेनेंस कॉस्ट अलग है। ये तो महकमा वो है जो पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक महकमा है, मैं ऐसे समझता हूँ, और ये हमारा एक नेशनल एसेट है। इसके ऊपर मुझे ना को ब्लेम गेम करनी है, ना मुझे किसी को बुरा भला कहना है, लेकिन मुझे गिला इस चीज का है कि माजी में रेलवे के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। आज आप देखें, पीपल्स पार्टी के दौर में ये कहा जाता था कि रेलवे को कैंसर हो गया, इस इदारे को बंद कर दें। वजीर कौन थे? बलोर साहब थे। बलोर साहब का अपना ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। आज देखें कि सड़कों के ऊपर गुड्स ट्रांसपोर्ट भाग रही है, रेलवे का फ्रेट रेवेन्यू जो है वो कम हो गया। अब हमने क्या किया? हम इस हुकूमत में ML1 को मैच्योर कर रहे हैं। ML1 का जो है वो लोन के तमाम एग्रीमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। 6.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। कराची था पेशावर जो है वो ट्रैक आपका डबल होने जा रहा है। जिन आप हादसा की बात कर रहे हैं भाईजान, सैकड़ों अनमैन्ड फाटक हैं जहां पर फाटक नहीं है, गेट नहीं है, लोग आबादियां बन गई हैं रेलवे ट्रैक के साथ साथ। वहां पर रेलवे के पास वसाइल नहीं है हर जगह के ऊपर बंदा खड़ा कर सके।
उस वजह से हादसा होते हैं, छोटी मोटी डिरेलमेंट भी हादसा में शुमार हो जाती है। ML1 से ट्रेन की स्पीड भी बढ़ेगी, हादसा में कमी भी आएगी, जदीद रेलवे का निजाम आएगा। आपने इन्वेस्टमेंट शुरू का जुमला उठाया था बड़ा अहम था, वो आपकी बात ठीक है, 5 सालों में इसमें कमी आई है, लेकिन सर अगेन उनका कंपैरिजन हम आपसे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपका मुकाबला खुद से है। जब उन्होंने छोड़ा, जब साद रफीक ने छोड़ा तो उस वक्त 32 अरब रुपया खसारा था सर। इस वक्त सर आप जो है वो 32 अरब से 46 अरब पे ले आए हैं सर इसको। अली 39 अरब। हाँ जी, मेरी गुजारिश सुन ले, देखें चले आपके दौर में बड़ा ही है सर, आपके दौर में कौन सा 39 से नीचे आया है? गुजारिश सुन लेना अली गुजारिश सुन ले, आपको मैं थोड़ी फिगर्स करेक्ट कर देता हूँ। जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं ये रिपोर्ट होगी 2019-2020। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि 3 महीने रेलवे कोरोना लॉकडाउन के दौरान बंद रही है। मार्च से लेकर मई तक रेलवे 2.5 महीने बंद थी। आपको पता है कि अगर एक दिन जो है वो रेल रुके तो उसका 6 करोड़ रुपए का उसका नुकसान है, क्योंकि उसके ऊपर खराजात तो पड़ रहे हैं। उस वजह से इस साल रेलवे का रेवेन्यू कम हुआ, जिसकी वजह से आपको खसारा जायद नजर आ रहा है। ये खसारा जो है जो माजी की मिसमैनेजमेंट है, भर्तियां हैं, पेंशन है, तनख्वाहों का बोझ है, इसी वजह से तो रेलवे ट्रैक की मेंटेनेंस पे पैसा खर्च नहीं होता। फारूक साहब अब सुनिए, देखिए सर आप मुझे फिगर्स दे रहे हैं, हो सकता है बिल्कुल ठीक फिगर्स हो, ठीक सर, एक लम्हा दीजिएगा सर। देखिए मेरा सवाल सुन लें, आप जो फिगर दे रहे हैं बिल्कुल हो सकता है ठीक फिगर्स हो, लेकिन ये फिगर्स आप वज़ीर आज़म को क्यों नहीं देते सर? मेरा ख्याल है शायद फिर वो गलत फिगर्स कोट करते हैं। जरा सुन लें उन्होंने क्या कहा था, एक दफा उनकी बात सुन लें आप। 36 अरब से आपने खसारा रेलवे का 32 अरब पे लेके आए और ये अभी 10 महीने हुए हैं। जी देख लें सर, वो 36 से 32 पे आप लेके आए, फिर 32 से आपने 45 पे पहुंचा दिया। अभी आप वज़ीर आज़म गलत फिगर दे रहे हैं या आप गलत फिगर दे रहे हैं सर? एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, जो वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं वो हमारी हुकूमत के पहले साल की बात कर रहे हैं। 2018-2019 का जो हमारी हुकूमत के 10 माह थे वो उसकी बात की उन्होंने की, उसमें वाकई रेलवे का खसारा 4 अरब सर इसका मतलब है आप 32 से 45 पे ले गए एक साल में सर। सर वही तो करो, आपने कहा ना कि वो आपको 39 पर लेके गए थे। आप मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं है ना, मेरी सुन ले जरा बात। मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे आप बता देते हैं, आपने रेलवे पे शो करना है, मैं आपको फिगर सामने रख देता। जो 3 माह लॉकडाउन में रेलवे का नुकसान हुआ है, आपको भी पता है कि जब रेल चलाने लगे थे तो सबने तनकीद की थी कि कोरोना है, रेल क्यों चला रहे हैं। हमें पता था रेलवे आम आदमी की सवारी है। आप देखें ना, नारोवाल से लाहौर रेलवे की छतों के ऊपर लोग बैठ के आते हैं। रेलवे के पैसेंजर्स के अंदर 5 करोड़ से 6 करोड़ इजाफा हुआ, लेकिन पैसेंजर से आप पैसा नहीं कमाते पूरी दुनिया में, आप फ्रेट से पैसा कमाते हैं। आपने ठीक कहा कि हमारे पास फ्रेट कोचेज नहीं है, हमारे पास पैसेंजर कोचेज की कमी है, क्योंकि इस सेगमेंट के ऊपर किसी ने इन्वेस्टमेंट की ही नहीं। अब ML1 के तहत इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हम लेकर आ रहे हैं कि इंशाल्लाह रेलवे लोगों के लिए, सफर के लिए पहली प्रायोरिटी होगी। और आप देखेंगे फ्रेट भी इसी रेल के ऊपर दोबारा शिफ्ट होगा। जो हमने मंसूबा बनाया है उसके ऊपर जो है नामसाइद हालात के ऊपर जो है वो काम किया है, और हम आपको रेलवे का खसारा भी कम करके दिखाएंगे, रेलवे को बेहतर इदारा बनाएंगे। इसमें हमने बेशुमार, हमने पेट्रोल की चोरी, डीजल की चोरी को रोका, हमने यहाँ पर ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम लेकर आए। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। देखिए रेलवे अगर कामयाब होती है, पाकिस्तानियों की कामयाबी है, आपकी कामयाबी पाकिस्तानियों की कामयाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आगे बढ़ते, जैसे जैसे नए अमरीकी सदर की हलफ बर्दारी करीब आ रही है, अमरीका में सूरत हाल बहुत गंभीर होती जा रही है। पूरा अमरीका बदअमनी और खाना जंगी की लपेट में आ सकता है। हथियार बंद जत्थे अपनी तैयारियां कर चुके और किसी भी वक्त किसी भी जगह कार्रवाइयां शुरू हो सकती हैं। जो ट्रेलर 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले की सूरत में दिखाया गया, इसकी फिल्म पूरे अमरीका में देखी जा सकती है। कई रियासतें डोनाल्ड ट्रंप के हामियों के हमलों का निशाना बन सकती हैं। ट्रंप के हामी खुद को असलहे से लैस कर चुके हैं और दारुल हुकूमत जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सब मालूमात अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI ने मुहैया की हैं। FBI के जारी करदा अलर्ट में वाशिंगटन और दीगर 50 रियासतों में पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आने का खदशा जाहिर किया गया है। अलर्ट में कहा गया है कि जब तक जो बाइडेन हल्फ नहीं उठा लेते, सदर नहीं बन जाते, हमलों का खतरा मौजूद है। FBI को शवाहिद मिले हैं कि इक़्तिदार की मुंतकली के वक्त चंद अनासिर तशद्दुद को हवा दे सकते हैं या किसी मुजरिमाना सरगर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। FBI अलर्ट के मुताबिक इसे एक जाने पहचाने मुसल्लह गिरोह के बारे में इत्तला मिली है कि वो गिरोह 16 जनवरी को वाशिंगटन जाने की तैयारी कर रहा है। तहकीकाती इदारे ने यह इंतबाह भी किया है कि 25वें आईनी तरमीम के तहत
कांग्रेस ने ट्रंप को हटाने की कोशिश की तो बहुत बड़ी मज़ाहमत हो सकती है। FBI ने खबरदार किया है कि मज़कूरा मुसल्लह गिरोह रियासती, मकामी और वफाकी इमारतों पर हमलों का भी मूजब हो सकता है। धमकियों के पेश नजर दीगर अमरीकी इदारों ने भी सिक्योरिटी बढ़ाने के इकदाम शुरू कर दिए। US नेशनल गार्ड जो बाइडन की हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए 15,000 एहलकार तैनात करेगा। अमरीकी हुकाम इस वजह से भी ज्यादा परेशान हैं कि तशद्दुद का एक वाकया अभी एक हफ्ता कबल पेश आ चुका। ट्रंप के हामियों ने 6 जनवरी को कांग्रेस की इमारत कैपिटल हिल पर हमला कर दिया था। यह हमला उस वक्त किया गया था जब बाइडन की कामयाबी की तौसीक का अमल जारी था। कैपिटल हिल पर धावे, तोड़फोड़ और हंगामा आराई के नतीजे में वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक खातून और पुलिस एहलकार समेत 5 हलाक हुए थे। अमेरिका में बेचैनी उस वक्त से फैल चुकी थी जब सदारती इंतखाब हुआ और जो बाइडन को फतह मिलती नजर आई। उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनके हामी असलहा उठाकर बाहर निकल आए और मुजाहरे इंतखाबात से कबल भी अमरीकी इस खदशे का शिकार थे कि उनके मुल्क में खाना जंगी हो सकती है। इसी वजह से कई अमरीकी शहरियों ने न सिर्फ हथियार खरीदे बल्कि इन्हें चलाने की तरबियत भी हासिल की। अमरीका में शहरियों के हाथ में असलहा मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वहाँ हर फर्द के पास एक से ज्यादा हथियार मौजूद है। 2017 के एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 40% लोग या तो हथियारों के मालिक हैं या फिर ऐसे घर में रहते हैं जहां हथियार मौजूद हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक असलहे की वजह से सालाना बुनियाद पर अमेरिका में 33,000 अफराद कत्ल कर दिए जाते। तो FBI ने बाकायदा अलर्ट जारी कर दिया कि मुसल्लह गिरोह अमेरिका भर में कार्रवाइयां कर सकता है। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, बात में मौजूद पाकिस्तानी सहाफी मदिया मसूद से। मदिया, बहुत शुक्रिया। मदिया, क्या सूरत हाल है इस वक्त? क्या अमेरिका में इस वक्त जिस तरह से एक बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है अमेरिका, क्या वाकई ऐसे अनरेस्ट का खदशा है जिसमें असलहे का इस्तेमाल हो? अली, इसमें 2 तरह से मैं आंसर करना चाहूंगी। जब इलेक्शंस शुरू हुए तो ये शायद हम सबको याद है कि इस किस्म की बातें हो रही थी कि धावा बोला जाएगा और अनरेस्ट की सिचुएशन पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में हो सकती है, और लोग तो इलेक्शन डे से पहले ही इस चीज की तैयारी कर रहे थे। बहुत दफा यहाँ पर बात भी हुई कि हर किसी के पास घर पे असला मौजूद है और सब अपनी हिफाजत खुद से करने के लिए तैयार हैं। ये बातें तो पहले से ही चल रही थी, और इलेक्शंस के वक्त ये क्लियर यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स। इससे पहले भी ऑफ कोर्स शुरू से जब से अमेरिका की तारीख है तब से ये 2 जमातें जो है वो सरगर्म है। लेकिन अब के इलेक्शंस में ये चीज क्लियर हुई क्योंकि 50-52 इस तरह की रेशियो में दोनों लोग बटे हुए थे, और ये क्लियर था कि इस किस्म की सिचुएशन होगी। अब भी ये जो धावा बोला गया है ये उसी का आप कह लें कि एक शाखा है। और जहां तक आपने बात की कि FBI की रिपोर्ट काफी अलार्मिंग है। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका वो मुल्क है जो 200 साल की तैयारी पहले से करके रखता है। सो इफ एंड दैट पर बहुत टाइम से बात हो रही थी। ये सब उनकी प्रेपरेशन है जो कि वक्त आने पर, अभी भी अगर FBI की आप स्टेटमेंट देखें, उनका यही मानना और कहना है कि बहुत सारी चीजें वो अभी लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते, पर ये उनकी ऑनगोइंग रिसर्च है जिस पर वो लोगों को क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका में जिस भी चीज में जांच उठाया कि अमेरिका में तकरीबन हर दूसरे घर में असलहा है, वहां पे असलहा रखना और लेना खरीदना एक रिवायत है। लेकिन ये अलार्मिंग रिपोर्ट है कि एक आर्म्ड यूं कह लें कि अनरेस्ट हो सकता है। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या अभी FBI ने सिर्फ रिपोर्ट दी है या इसको कर्ब करने के लिए, इसको रोकने के लिए भी कुछ किया जा रहा है कि लोगों को तहम्मुल जो है मिजाजी का जो है वो दर्स दिया जाए, उनको रोका जाए ताकि दोबारा कैपिटल हिल वाला वाकया ना हो? एक्चुअली अली, ऐसा है कि जनवरी 16 से ये तमाम जो प्रेपरेशन है ये बिल्कुल अपनी सॉलिड आपको लुक में दिखाई देगी, क्योंकि जनवरी 20 को इनॉग्रेशन डे है और वो दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी भी जो अनरेस्ट की सिचुएशन हमने देखी DC में, वो यही कहा जा रहा है कि सिर्फ एक नेटिव था मॉब में, बाकी सब लोग यूनाइटेड स्टेट्स के किन विलेजेस किन टाउन से आए थे। अभी FBI उनको देख रही है, उस पर भी काम कर रही है। सो बाहर से ही लोग आए थे पहले सिचुएशन पर भी, और अब भी एक्सपेक्टेड है पूरे यूनाइटेड स्टेट्स से कहाँ से लोग आएंगे, भर के बसेस। तो इसलिए जनवरी 16 के बाद से ऑलरेडी इमरजेंसी जो ऑर्डर है उस पर साइन हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और अगर गॉड फॉरबिड अगर ऐसी सिचुएशन US में होती है दोबारा से, तो कर्फ्यू की सिचुएशन हो जाएगी, जो कि पहले भी 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा था। तो अब भी यही होगा। लेकिन अब जनवरी 16 के बाद जो सिक्योरिटी है वो पूरे DC में इसी तरह से रहेगी जनवरी 24 तक। मींस इनॉग्रेशन डे के 4 दिन बाद भी सिचुएशन DC में ऐसी रहेगी कि कर्फ्यू का समय है और फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अभी भी ये कहा जा रहा है कि इनॉग्रेशन डे को अप्रॉक्स 15,000 जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको तैनात किया जाएगा, और 6 मुख्तलिफ रियासतों से 6,200 जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं
वो भी मंगवाए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अनरेस्ट की सिचुएशन ना हो। और FBI का भी स्टेटमेंट यही है, जो उन्होंने कल के रोज स्टेटमेंट इशू किया, उसमें उन्होंने यही कहा है कि हमें जो पुरअमन एहतजाज करने वाले लोग हैं, हमारी नजर उन पर नहीं है, बल्कि जो शर फैलाने वाले लोग हैं उन पर है। क्योंकि जो हमने देखा था कि जो लास्ट वीक जो कैपिटल हिल पर जो लोग दौड़े थे, उसमें भी यही सिचुएशन हुई थी कि पुलिस ने का ट्रीटमेंट टोटली अलग था। रेड नेक्स व्हाइट अमेरिकन्स अगर धावा बोल रहे थे तो पुलिस का ट्रीटमेंट काफी अलग किस्म का था। मतलब ना उन्होंने मारने की कोशिश की, ना सख्ती से रोकने की कोशिश की, उन्हें करने दिया जो वो करना चाह रहे थे। लेकिन जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनका स्टेटमेंट यह है कि अगर ये गलती अफ्रीकन अमेरिकन से होती तो पुलिस का ट्रीटमेंट अलग होता। सो अभी इन प्रोटेस्ट के साथ जो रेसिज्म है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसका चेहरा पूरी दुनिया को पता चला है। क्योंकि लोगों का जानना मानना शायद ये था कि यूएस में लोग काफी लिबरल हैं और एक दूसरे की लाइफ पे इतना खास तवज्जो या रिमार्क्स नहीं देते हैं। वो एक चीज आप कह लें कि बड़ा अनफॉर्चुनेट चैप्टर पूरी दुनिया के सामने है। अच्छा, तो मदिया, आप जो हम स्ट्रगल देख रहे हैं, मतलब स्ट्रगल कह लें या इसको कह लें कि एक अनरेस्ट देख रहे हैं जिसमें सड़कों पे आना, एहतजाज करना, ये ज्यादा सफेद फार्म लोगों की तरफ से ही किया जा रहा है, और एक आम अमरीकी क्या सोच रहा है कि वाकई ट्रंप के साथ ज्यादती हुई है और ट्रंप के लिए उनको बाहर निकलना होगा, सड़कों पर आना होगा? नहीं अली, मुझे लगता है ये सब जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं ये लोग रिबेलियस हैं, क्योंकि अमेरिका। मदिया, सॉरी, वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।